चलिए लास्ट मिनट रिवीजन जो आपको एग्जाम के टाइम पे हेल्पफुल रहेगा उसको आज अपने कवर करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, कि कॉस्ट क्या होता है। अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, जो खर्चा आप करते हो किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को देने में, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। जैसे सिंपल एग्जांपल, एक बर्गर बनाना है तो क्या क्या चाहिए, एक भी 20 रुपए की ब्रेड चाहिए, 40 रुपीज का पैटी चाहिए, गैस 5 रुपए का लगेगा, लेबर 10 रुपए का, तो दिस इज नोन एज टोटल कॉस्ट, कि भाई एक बर्गर हमको 75 रुपीज में पड़ा। फिर आता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर एक प्लेस हो सकता है, मशीन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, वेयर कॉस्ट इज कलेक्टेड, जहां जाके वो सारी कॉस्ट कलेक्ट होती है। मतलब सिंपल वे में, वेयर मनी इज बीइंग स्पेंट। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके फैक्ट्री में मशीन नंबर 2 है, तो मशीन नंबर 2 पे कितना खर्चा हो रहा है, कटिंग डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है, कैंटीन पे कितना खर्चा, मेंटेनेंस रूम का खर्चा कितना। तो इन सबको क्या कहेंगे हम, कॉस्ट सेंटर। तो ये प्लेस भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है, और कोई पर्सन भी हो सकता है। जहां जाके वो सारा कॉस्ट कलेक्ट होगा, जहां पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। सो ऑल कॉस्ट स्पेंट ऑन दैट प्लेस, पर्सन, मशीन्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। हम सेपरेटली रिकॉर्ड रखते हैं उसका, ताकि हमें पता चले कि कौन से सेंटर पे कितना खर्चा हुआ है। फिर आता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, एनीथिंग फॉर विच वी वांट टू नो द कॉस्ट। हमें किसी की कॉस्ट फाइंड करनी है, कि भाई हमें इस चीज की कॉस्ट चाहिए, कि भाई एक शर्ट हमें कितने में पड़ेगा, एक माइक कितने में पड़ेगा, एक कैलकुलेटर कितने में पड़ेगा। तो दैट कैलकुलेटर, दैट शर्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जिस चीज के लिए हम पर्टिकुलरली उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कि एक यूनिट पे खर्चा कितना, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट कैन बी प्रोडक्ट, सर्विस, डिपार्टमेंट, कस्टमर, प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, शर्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, हॉस्पिटल पेशेंट हो सकता है, बैच ऑफ कुकीज हो सकता है। सो इफ यू वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, देन शर्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ द। कॉस्ट सेंटर में क्या था, वहां जाके सारे खर्चे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सारे खर्चे वहां पे आप कलेक्ट कर रहे हो, कि मशीन नंबर 2 में कितने खर्चे हुए, कि भाई एक्सपेंस नंबर 1, एक्सपेंस नंबर 2, एक्सपेंस नंबर 3, एक्सपेंस नंबर 4, टोटल फॉर एग्जाम्पल 10,000। तो दैट इज कॉस्ट सेंटर, की एक मशीन नंबर 2 के खर्चे हम चेक कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, आप किस चीज की कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, शर्ट की निकाल रहे हो, पंखे की निकाल रहे हो, कैलकुलेटर की निकाल रहे हो, तो उसको कहेंगे हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर आता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि आप कैसे मेजर करोगे कि आपकी कॉस्ट क्या है। जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हो, तो आपको कैसे पता चले कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपको खर्चा कितना आ रहा है। तो एक मेजरमेंट होता है वहां पे कॉस्ट निकालने के लिए, पैसेंजर किलोमीटर या फिर टन किलोमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका टोटल खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए, और पूरे साल में या पूरे महीने में आपका ट्रक जो है वो 10,000 टन किलोमीटर चलता है। तो इसका मतलब 10 रुपया जो कॉस्टिंग आपकी आ रही है, दैट इज पर टन, पर किलोमीटर। 1 टन 1 किलोमीटर तक लेके जाओगे तो वो आपको कितने में पड़ेगा, 10 रुपए में पड़ेगा। जैसे होटल इंडस्ट्री है तो वहां पे पर रूम पर नाइट हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में किलोवाट आवर्स होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पर मीटर ऑफ क्लॉथ होता है। सीमेंट में पर टन होता है। नॉर्मल प्रोडक्ट होता है तो वहां पे पर यूनिट होता है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब आप उसको मेजर कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर यूनिट पे खर्चा कितना आ रहा है। और वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या होगा, डिफर होगा। हर इंडस्ट्री में आपको अलग अलग कॉस्ट मेजरमेंट मिलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है कि इफ अ बस कैरी 50 पैसेंजर फॉर 10 किलोमीटर, तो वहां पे कॉस्ट यूनिट होता है हमारा पैसेंजर किलोमीटर। तो 50 × 10, पैसेंजर किलोमीटर कितने कहलाएंगे, 500 पैसेंजर किलोमीटर। जैसे अभी मैंने टन किलोमीटर बताया आपको यहाँ पे, कि भाई 1 लाख खर्चा हुआ और 10,000 टन किलोमीटर है। तो ये टन किलोमीटर कैसे आएंगे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 टन कैरी करता है ट्रक, और 100 किलोमीटर चलता है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे टन किलोमीटर हम कितना बोलेंगे इसको, 500 टन किलोमीटर। खाली टन वाइज नहीं होता, एक ट्रक टन लेके, एक टन माल लेके 1 किलोमीटर तक जाता है तो खर्चा कितना। इन सबको कहा जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या होंगे, डिफर होंगे। फिर होता है ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर का मतलब क्या होगा, द फैक्टर दैट कॉजेज कॉस्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। वो फैक्टर जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी और घटेगी, उसको हम कहेंगे ड्राइवर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मोर मशीन आवर्स, मोर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। जितनी ज्यादा मशीन चली उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। मोर लेबर आवर्स, मोर लेबर कॉस्ट। मोर ऑर्डर्स, मोर पैकिंग कॉस्ट।
मोर डिस्टेंस हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो यहाँ पे ड्राइवर कौन हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मशीन आवर्स को क्या कहा जाएगा, उसका ड्राइवर। जितने मशीन आवर्स बढ़ेंगे अकॉर्डिंगली आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मशीन आवर्स घटे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी घट जाएगा। तो ये वो ड्राइवर है जो कॉस्ट को चला रहा है। ये आगे अभी तो हमको सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इंटर में एबीसी करके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसे देखो एक सिंप्लीफाई वे में समझो आप कि फॉर एग्जांपल रेंट है और मेरे पास चार कॉस्ट सेंटर है ABCD, और मैंने 50,000 रुपए का रेंट पे किया फैक्ट्री का। अभी 50,000 आप कैसे असाइन करोगे इनको, कोई पर्टिकुलर बेस लेना पड़ेगा अपने को। तो जैसे बेस लिया मैंने स्पेस ऑक्यूपाइड, कि भाई ए ने कितनी जगह घेरी कि भाई 20%, बी ने कितनी घेरी कि भाई 30%, इसने कितनी घेरी कि भाई 40%, डी का एरिया कितना है कि भाई 10%। तो इस 50,000 को मैं 20, 30, 40 में क्या कर दूंगा, एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाता है सिंपली आप अपने खर्चों को कैसे एलोकेट करते हो। अब इसी के अंदर अगर आप डिटेल में जाते हो तो हर चीज को ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक करने के लिए उनके ड्राइवर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई प्रोडक्ट रन, प्रोडक्ट रन छोड़ते अपने लेते बैच, नंबर ऑफ बैचेस। एक खर्चा ऐसा है कि कोई मटेरियल का खर्चा है जो किसके साथ रिलेट करता है, नंबर ऑफ बैचेस के साथ। अब प्रोडक्ट ए में 10 बैचेस है, प्रोडक्ट बी में 20 बैचेस है, प्रोडक्ट सी में 30 बैचेस है। तो ये जो खर्चा होगा आपका मटेरियल हैंडलिंग का, वो इन बैचेस में आप क्या कर दोगे, एलोकेट कर दोगे। तो यहाँ पे ड्राइवर कौन हुआ पता है आपको, नंबर ऑफ बैचेस जो उस खर्चे को लेके चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल कितना हो गया इसका 60, एग्जाम्पल के तौर पे लेते टोटल खर्चा मेरा 6,000 डिवाइड बाय ड्राइवर टोटल 60, आंसर क्या आएगा 100। इस 100 को क्या कहा जाता है पता है, ड्राइवर रेट। उस ड्राइवर का रेट क्या आया 100। और ड्राइवर कौन है, ये सब मेरे ड्राइवर्स है। अब मुझे ए का खर्चा निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ए का ड्राइवर कितना 10, ए के ड्राइवर का रेट कितना 100, ए का खर्चा कितना 1000। फिर यहाँ पे बी का निकालना है तो 2000, सी का निकालना है तो 3000। तो हमने इनको एक ड्राइवर के साथ असाइन किया और उसका एक रेट फाइंड आउट किया। तो ड्राइवर और ड्राइवर का रेट दो चीजें होगी इसके अंदर। वैसे हर खर्चे को उस तरीके से ड्राइवर असाइन किया जाता है। डिपेंड करता है खर्चा कैसा, ड्राइवर उसका अलग अलग हो सकता है। जैसे वापस मैं वापस रिपीट करके बता रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है तो ड्राइवर किसको बनाया, मशीन आवर को। कई सारी कंपनियां किसी और को भी बना सकती है। लेबर का खर्चा है तो ड्राइवर कौन हो गया उसका, लेबर आवर्स। पैकिंग का खर्चा है तो ऑर्डर हो गए यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तो कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसे हर इंडस्ट्री में ये ड्राइवर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आता है एलोकेशन, और एक और वर्ड आएगा उसके रिलेटेड, अपोर्शनमेंट। एलोकेशन का सिंपली मतलब आपको याद रखना है, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर। कोई खर्चा अगर आप डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर को असाइन कर सकते हो तो उसको कहा जाएगा कॉस्ट एलोकेशन। इसका मतलब कैसे हुआ कि भाई अभी जैसे एग्जांपल ले रहे थे अपने ABCD, तो मैंने रेंट का एग्जांपल लिया। रेंट क्या ए का था, बी का था, सी का था, डी का था, किसी पर्टिकुलर सेंटर से बिलोंग नहीं करता था। हमने इसको बाइफरकेट किया ABCD के अंदर। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ए, तो वो सिर्फ किस में जाएगा, सिर्फ ए में ही जाएगा। और जब आप उस स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर में उसको एलोकेट करते हो, उसी को कहा जाता है कॉस्ट एलोकेशन। और इसका दूसरा, जैसे मैंने रेंट की बात की, तो उसका मतलब हो जाता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। दोनों में बेसिक माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, दोनों का मतलब भी एक ही होता है, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। एलोकेशन स्पेसिफिक डायरेक्टली सेंटर से रिलेट करेगा, अपोर्शनमेंट इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्टली किसी सेंटर से रिलेट नहीं करेगा, आपको उसको बांटना पड़ेगा, जैसे हमने रेंट को बांटा। सो कॉस्ट अपोर्शनमेंट का मतलब शेयरिंग अ कॉमन कॉस्ट। एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे रेंट हो गया, अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन फेयर बेसिस, हमने फेयर बेसिस लिए था, स्पेस ऑक्यूपाइड। जो भी फेयर बेसिस हो, फेयर का मतलब जो भी उस इंडस्ट्री से लग रहा हो कि ये बेस्ट है, उसके अंदर आप उसको एलोकेट कर दो। तो कॉमन खर्चा एलोकेट करोगे सारे सेंटर में, उसको कहेंगे अपोर्शनमेंट। और कोई खर्चा डायरेक्टली उस सेंटर में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, एलोकेशन। ठीक है, दोनों वर्ड ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल दिए, फैक्ट्री रेंट फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मशीन आवर के हिसाब से आप एलोकेट कर सकते हो। या फिर इसमें दूसरा भी होता है एक, लाइट पॉइंट्स कहते हैं।
मशीन का खर्चा हो तो मशीन आवर्स के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन कॉमन लाइट बिल आया है ABCD का, तो उसको आप कैसे बांटोगे? तो लाइट पॉइंट देख लेने के, लाइट पॉइंट का मतलब होता है नंबर ऑफ स्विचेस। ए में स्विच 5 है, बी में 10 है, तो जिसमें ज्यादा स्विच उसने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की होगी, तो उसमें वो खर्चा असाइन हो जाएगा। कैंटीन एक्सपेंस जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे होता है कि कितने लोगों ने खाना खाया उसके हिसाब से। और यहाँ पे क्लियरली याद रखना है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेजर नहीं है, फेयर मेजर होना चाहिए, जो बेस्ट सुटेबल हो उसके अंदर आपको उस खर्चे को एलोकेट करना है। चलिए, तो ये हो गया अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द टोटल सिस्टम। टोटल सिस्टम ऑफ व्हाट? तो इसमें अकाउंटिंग भी आ गया, कंट्रोल आ गया, ऑडिट आ गया, मैनेजमेंट आ गया, रिपोर्टिंग आ गया। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी को हम कहेंगे अत्र तत्र सर्वत्र, सारे की कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग के जब जहां एक जगह जाके मिल जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये किस पे डील करता है? कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन लेने में। जैसे कि कंपनी वांट्स टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपनी को अपना खर्चा कम करना है, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको प्रोवाइड करेगा सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कितना वेस्टेज हुआ, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, और रिपोर्ट जनरेट करके मैनेजमेंट को देगा। उसको कहते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटेंसी। मतलब सिंपली ऐसा मान लेने का सब कुछ आ गया उसके अंदर। तो ये फादर बोल सकते हैं हम कि पूरे कॉस्टिंग में सबसे बड़ा कौन? तो कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आ गया ऑलरेडी। इसका काम है खाली रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, एंड कॉस्ट को क्या करना? एनालिसिस करना। दैट्स इट, इतना ही काम करेगा। और आपको बताएगा एग्जैक्टली कॉस्ट क्या है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, रिपोर्ट रिपोर्ट डिसीजन मेकिंग वो करके नहीं देगा, आपके सामने फाइनेंशियल डेटा रख देगा कि ये कॉस्टिंग का डेटा है, इतना इतना खर्चा हुआ। जैसे एक चेयर है तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट करेगा, वुड इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, टोटल कॉस्ट इतनी, एक कुर्सी आपको 550 में पड़ी। ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बता रहा है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग ने इन सारे डेटा को पहले रिकॉर्ड किया, फिर लेबर मटेरियल के हिसाब से क्लासिफाई किया, और उसको एनालिसिस करके आपको टोटल कॉस्ट लाके दे दी। ये काम रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। चलो, सो सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग मींस कॉस्ट को असरटेन करना, कंट्रोल, रिडक्शन। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी है, ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। अब ये सारी चीज जो हमने पढ़ी इसको मैंने वापस एकदम सिंपल वे के अंदर यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि भाई कॉस्ट जो खर्चा आप करते हो प्रोडक्ट के लिए। कॉस्टिंग तो टेक्निक है जिससे हम खर्चे कॉस्टिंग जो है वो डिटरमाइन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालिजिंग। कॉस्ट सेंटर लोकेशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है, जहां पे जाके सारी कॉस्ट क्या होगी? एक्यूमुलेट होगी। कॉस्ट यूनिट वो मेजरमेंट यूनिट होता है, किलोग्राम, लीटर, टन, किलोमीटर, उसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट थिंग हुज कॉस्ट वी वांट, जिसकी कॉस्ट हम ढूंढना चाहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर होगा जिससे कॉस्ट बढ़ेगी और घटेगी। कॉस्ट एलोकेशन डायरेक्ट असाइनमेंट, और कॉस्ट अपोर्शनमेंट फेयर शेयर ऑफ कॉमन कॉस्ट, मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, जो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करेगी। कॉस्ट अकाउंटेंसी फुल कॉस्ट सिस्टम, जिसमें कंट्रोल, ऑडिट, मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगा। चलिए, अब इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे प्राइम कॉस्ट होती है तो प्राइम कॉस्ट में कौन आएगा? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, कौन से? सारे के सारे डायरेक्ट वाले। ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्लस, और इसमें अपने एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर। प्रोडक्शन कॉस्ट वेरी सिंपल, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे ऐड कर दो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के दूसरे नाम फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, नेचर वाइज डायरेक्ट एंड बिहेवियर वाइज फिक्स, वेरिएबल और फंक्शन वाइज प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड टाइम वाइज हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड। डिसीजन मेकिंग वाइज रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। बेसिकली संक कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो डिसीजन में हेल्पफुल नहीं है, बट कैटेगरी वही आती है कि ये ऐसा खर्चा है जो डिसीजन में आपको हेल्प नहीं करने वाला। चलिए, फिर आता है यूनिट कॉस्टिंग। हमने अलग अलग देखे थे, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। तो यूनिट कॉस्टिंग सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री बोल सकते हैं। ये कॉस्ट शीट इसके अंदर बनती है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद हम नंबर ऑफ यूनिट से इसको डिवाइड करते हैं तो हमको मिलती है कॉस्ट पर यूनिट। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग,
जहां पे स्पेशल टेलर मेड जॉब्स होती है, कस्टमाइज ऑर्डर्स रहते हैं, वहां पे क्या बनता है, जॉब शीट बनानी पड़ती है कि कितना खर्चा आएगा, मटेरियल कितना, लेबर कितना और ओवरहेड कितना। बैच कॉस्टिंग के अंदर एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट होते हैं कि भाई 1,000 यूनिट एक साथ बनेंगे। ठीक है, जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में होता है ऐसा कि विजिटिंग कार्ड्स बनवा दिए, इनविटेशन कार्ड बनवा दिए, तो एक की एक चीज बार बार बनेगी और एक साथ ही बनेगी। वहां पे कौन सी कॉस्टिंग बोलेंगे हम, बैच कॉस्टिंग। हाँ, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कस्टमाइज भी होता है, जॉब कॉस्टिंग भी आता है वहां पे। दोनों में देखो बेसिक डिफरेंस है, जॉब का मतलब स्पेशल टेलर मेड जॉब, मैं बोलूं वैसा बना के दो तो जॉब कॉस्टिंग, और सामने वाला बना के देगा, हर कस्टमर अलग डिमांड लेके आएगा। बैच कॉस्टिंग का मतलब आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन एक साथ होता है, वो 500 का लॉट हो सकता है, 1,000 का हो सकता है, 2,000 का भी हो सकता है, तो वहां पे कौन सी कॉस्टिंग आती है, बैच कॉस्टिंग। टॉयज हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, बेकरी वगैरह हो गए। फिर एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दिस इज यूज्ड फॉर लार्ज एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना है, बिल्डिंग वर्ड याद रखने का, कि भाई हम कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई प्रीमाइज बना रहे हैं, वहां पे कौन सी कॉस्टिंग आती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। घर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो बेसिकली अपनी एग्जाम में नहीं पूछे गए, बट खाली याद रखना आप, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्रोग्रेस पेमेंट, रिटेंशन मनी एंड नोशनल प्रॉफिट। होता क्या है, एक बार मैं बता देता हूं कि जैसे आप कोई घर बनाते हो, तो घर एक साल में तो बनेगा नहीं, या सपोज मैं 10 माले की बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो वो एक साल में कंप्लीट नहीं होगा। तो मुझे कैसे पता चले कि वो बिल्डिंग बनाने में खर्चा कितना हो रहा है, तो वहां पे कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, वहां पे बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप सारे खर्चे डेबिट साइड लिखोगे, ठीक है, जितना भी माल वगैरह रिटर्न गया वो सब आप क्रेडिट साइड लिखोगे। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखना होता है जिसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में, इसको 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं और 5 साल भी लग सकते हैं। अब जैसे कि आपने 10 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग बनाने का, तो सामने वाला 10 करोड़ देगा कब आपको, तुरंत देगा, नॉट पॉसिबल। लास्ट में देगा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इतना सारा आप फंडिंग कहां से करोगे। तो वो हर साल के एंड में आके आपका काम चेक करेगा, आर्किटेक्ट आएगा और वो मेजर करेगा कि भाई कितना काम खत्म हुआ, भाई फॉर एग्जाम्पल 30% काम खत्म हुआ, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, उसको क्या कहा जाएगा, वर्क सर्टिफाइड, कि कितना काम खत्म हुआ उसको क्या कहा जाता है, वर्क सर्टिफाइड। दूसरा होगा वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्किटेक्ट आया 1 फरवरी को और साल खत्म होता है मेरा 31 मार्च को, तो सर्टिफिकेट तो वो इस डेट पे देके चला गया, मतलब फरवरी तक कितना काम खत्म हुआ वो उसने मुझे बता दिया, लेकिन फरवरी से मार्च तक भी तो काम चला, लेकिन अब वो दोबारा नहीं आएगा, वो अब सीधा अगले साल ही आने वाला है। तो ये टाइम पीरियड जिसमें काम हो गया, सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसको क्या कहेंगे हम, वर्क अनसर्टिफाइड। प्रोग्रेस पेमेंट, जितना सर्टिफाइड होता है ना उतना पैसा नहीं देते वो लोग, जैसे कि 30% के हिसाब से 3 करोड़ मिलने चाहिए, पर वो लोग आपको क्या करेंगे पता है, 2.5 करोड़ ही देंगे। 50 लाख रुपए ना साइड में रख दिए उन्होंने, कि भाई कभी कुछ लोचा हो गया तो, बिल्डिंग में कोई पाइप्स वगैरह आपने खराब डाल दी तो, कुछ इक्विपमेंट आपने खराब डाल दिए तो वो जो 50 लाख उसने रखे उसको क्या कहा जाएगा, रिटेंशन मनी, और जो वो आपको देगा उसको कहा जाता है प्रोग्रेस पेमेंट। और जो उस साल का आपने प्रॉफिट फाइंड आउट किया वो आपका रियल प्रॉफिट है ही नहीं। क्यों रियल नहीं है, बिल्डिंग बन गई, नहीं बनी, कब बनेगी, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तब तक सीमेंट के भाव बढ़ सकते हैं, लेबर के भाव बढ़ सकते हैं, कॉस्टिंग आपकी प्लस माइनस होगी वहां पे। तो हर साल जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बता रहे हो, उसको क्या प्रॉफिट कहा जाएगा, नोशनल। नोशनल का मतलब जो रियल प्रॉफिट नहीं है, जो अभी सिर्फ दिखाने के लिए, रियल प्रॉफिट बिल्डिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, सो इतना रेलेवेंट नहीं है, सो इतना फोकस मत करना, खाली वर्ड याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में जाके वो गुड्स जो है वो फिनिश होता है, तो वहां पे कौन सी कॉस्टिंग आएगी, प्रोसेस कॉस्टिंग। की पॉइंट, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन अकाउंट, हर एक प्रोसेस की अलग अकाउंटिंग होगी। एक वहां पे वर्ड आएगा नॉर्मल लॉस, जिसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, आप चाहो तो भी वो खर्चा जो है, लॉस जो है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पेट्रोल मंगवाया, और पेट्रोल जब आपके पास आएगा 1,000 किलोमीटर से वो टैंकर, तब पेट्रोल कहीं ना कहीं पे इवोपरेट हो जाएगा। जैसे 1,000 लीटर आपने मंगाया तो 1,000 पूरा नहीं निकलेगा, 990 होगा। 10 लीटर जो चला गया वो आप रोक ही नहीं सकते थे, तो उसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। ट्रक में जब माल आता है तो सामने वाला बोलता है 2% लॉस आप एक्सपेक्ट करके चलना,
क्योंकि इतने दूर से ट्रांसपोर्ट में माल आ रहा है तो हल्का फुल्का ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल लॉस। लेकिन जो आप अवॉइड कर सकते हो लेकिन फिर भी हो गया, उसको कौन सा लॉस कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1000 टाइल्स आ रही है, टाइल्स के बॉक्सेस आ रहे हैं, और टाइल्स वाले ने बोला 2% तो ब्रेक होगी होगी, तो 2% के हिसाब से 20 टाइल्स ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन 50 टाइल्स जो है वो ब्रेक हो गई। क्यों ब्रेक हो गई, ट्रक वाले ने बहुत स्पीड में गाड़ी चला दी और बम्पर्स वगैरह है वहां पे ब्रेक नहीं मारे, तो वो किसकी गलती थी, ट्रक वाले की गलती थी, तो एक्स्ट्रा कितनी टाइल्स का नुकसान हो गया, इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, जिसको रोका जा सकता था। ये 20 वाले को नॉर्मल कहेंगे, इसको रोका नहीं जा सकता था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक्सपेक्ट किया था 20, क्योंकि नॉर्मल लॉस 2% है, लेकिन ट्रक वाले ने इतनी बढ़िया गाड़ी चलाई कि जब आपके वहां पे पहुंचा ट्रक, तब 12 टाइल्स ही ब्रेक हुई। तो ये तो आपको वन काइंड ऑफ फायदे जैसा हो गया कि 20 का एक्सपेक्टेशन था और खरेखर कितना हुआ, खाली 12, तो कितना फायदा हो गया, इसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन। सो नॉर्मल से ज्यादा हुआ तो एबनॉर्मल लॉस, और नॉर्मल से कम हुआ तो एबनॉर्मल गेन। ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस वन की जो कॉस्ट होगी वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, टू में, और टू की कॉस्ट किस में ट्रांसफर हो जाएगी, थ्री में। और फिर थ्री अगर आपकी लास्ट प्रोसेस है तो यहां पे बनेगा फिनिश गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा आपको। चलो, फिर आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसे सर्विस कॉस्टिंग भी कहा जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, होटल्स, पावर हाउस, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए चलता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उनके लिए कॉस्ट यूनिट जो होगा वो उनकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा। ट्रांसपोर्ट हुआ तो पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर, होटल हुआ तो रूम पर नाइट, हॉस्पिटल हुआ तो बेड डे, हर एक जगह पे अलग अलग चलेगा, क्योंकि ये कौन सी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में याद रखना है उसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलिए अगेन, कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट असर्टेनमेंट प्लस कंट्रोल, प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड। अच्छा, ये अपने काम का नहीं है, लेबर अपने काम का नहीं। हाँ, ओवरहेड्स के अंदर एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, दोनों में क्या फर्क था, एलोकेशन डायरेक्ट होगा और अपोर्शनमेंट इनडायरेक्ट होगा। एब्जॉर्प्शन अभी काम का नहीं है, उसको छोड़ दो। कॉस्ट शीट, जिसके अंदर आप हर एक प्रोडक्ट की आउटपुट की कॉस्टिंग फाइंड आउट करते हो। जॉब का मतलब टेलर मेड, बैच का मतलब होगा आइडेंटिकल यूनिट, प्रोसेस का मतलब होगा कंटिन्यूअस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लॉन्ग पीरियड, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑपरेटिंग का मतलब सर्विस। ये काम का नहीं, बट याद रखना, रिकंसिलेशन का मतलब कॉस्ट एंड फाइनेंशियल के प्रॉफिट को क्या करना, मैच करना। क्योंकि आप जो कॉस्ट शीट बनाते हो उसके अंदर हमें पता है कई सारे ऐसे खर्चे जो नहीं आते, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये हम कहीं लिखते हैं कॉस्ट शीट में, लेकिन हम पी एंड एल में जरूर लिखते हैं। सो पी एंड एल का प्रॉफिट और हमारे कॉस्टिंग का प्रॉफिट कभी मैच नहीं होता, और उसको मैच करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। चलिए, अब जितने भी अपने थियरी टॉपिक पढ़े उसके रिलेटेड के एमसीक्यू। कॉस्ट मींस मनी स्पेंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट, बोलो। फैक्ट्री रेंट, ये हमारे कॉस्ट का एग्जांपल होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट इनकम या पेनल्टी रिसीव्ड, ये इनकम हो गई, ये हमारा खर्चा नहीं है। कॉस्ट सेंटर किसे कहेंगे, अ पर्सन, अ प्लेस वेयर कॉस्ट इज कलेक्टेड, या फिर एक्यूमुलेटेड वर्ड हो सकता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर पूछा है, हाँ? जहां पे जाके कॉस्ट क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी। तो शर्ट कोई सेंटर थोड़ी हो सकता है, शर्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनवॉइस भी नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं हो सकती, डिपार्टमेंट होता है कि भाई पेंटिंग डिपार्टमेंट में पूरे साल में खर्चा कितना। कॉस्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, सिर्फ डिपार्टमेंट को नहीं, डिपार्टमेंट को हम सेंटर कहते हैं। सर्विसेज भी नहीं होगी, खाली मशीनें भी नहीं होगी, एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज, जिसके लिए कॉस्ट मेजर कर रहे हैं उसी को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, सुपरवाइजर, कटिंग डिपार्टमेंट, शर्ट, मशीन नंबर वन। तो शर्ट हुआ, अच्छा, सुपरवाइजर करके तो कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। हाँ, कटिंग डिपार्टमेंट, मशीन नंबर वन, ये कॉस्ट सेंटर हुए मेरे, जहां पे जाके सारे खर्चे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कॉस्ट यूनिट का मतलब मेजरमेंट, कि हम कैसे उसका खर्चा फाइंड आउट करेंगे, पर केजी, पर लीटर, पर मीटर। पर टन कॉस्ट कौन सी इंडस्ट्री के लिए होगा, सीमेंट इंडस्ट्री। अच्छा, पर टन किलोमीटर होता तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो जाता।
कॉस्ट ड्राइवर कौन है जिसकी वजह से कॉस्ट बदलती है? फैक्टर कॉजिंग कॉस्ट चेंजेस। लेबर आवर्स कौन सा खर्चा ड्राइव करेगा? लेबर कॉस्ट। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? डायरेक्टली असाइनिंग कॉस्ट टू वन डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, रेंट शेयर्ड बाय एरिया, ये एलोकेशन ही हुआ, ये अपोर्शनमेंट हुआ। अलग अलग जगहों पे ये रेंट जो है वो शेयर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी शेयर बाय यूजेस, किसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, ये भी अपोर्शनमेंट हुआ। सुपरवाइजर सैलरी टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये डायरेक्ट असाइनमेंट हुआ, इसको कहेंगे हम अलोकेशन। कैंटीन कॉस्ट शेयर्ड का मतलब आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से इसको बांटना पड़ेगा। तो ए बी और डी जो है वो अपोर्शनमेंट है और सी जो है वो आपका एलोकेशन है। चलिए, फिर आया कॉस्ट अपोर्शनमेंट का मतलब कॉमन खर्चे अमंग बहुत सारे डिपार्टमेंट। ठीक है। चलो, रेंट शेयर्ड बाय फ्लोर एरिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपोर्शनमेंट, एलोकेशन नहीं कह सकते उसको। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके साथ डील करता है? रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन, क्या फाइंड आउट करके देता है हमें? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आएगा? अत्र तत्र सर्वत्र, जहां पे बहुत सारे नाम दिखाई दिए वो हमारा ऑप्शन। मेन एम ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? क्या प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज करना, कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, असिस्ट करना, इंक्रीज टैक्सेस या प्रिपेयर एक्सटर्नल अकाउंट? तो कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी में हमको असिस्ट करना, हेल्प करना मैनेजमेंट को। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, लेबर आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होंगे, नंबर ऑफ बैचेस हो गए, मशीन आवर्स होंगे, ये सब ड्राइवर है। पर बेड डे इज कॉस्ट यूनिट फॉर हॉस्पिटल। ठीक है, यहां तक जितने भी हमने थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़े उसके रिलेटेड पॉइंट आ गए सारे। चलिए, नाउ कॉस्ट शीट एक बार क्विकली अपने देख लेते हैं। वैसे तो ऊपर कई सारे पॉइंट इसके कवर हो चुके हैं। कॉस्ट शीट क्या है? तो एक स्टेटमेंट है। क्या करता है वो स्टेटमेंट? सारी कॉस्ट को समराइज करता है। इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड में वो प्रोडक्ट बनाते वक्त कितने खर्चे हुए उसकी समरी को कहा जाता है कॉस्ट शीट। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब में से किसी के ऊपर भी प्रैक्टिकल आपका बन सकता है कि भाई प्राइम कॉस्ट निकालो, फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। ठीक है। क्यों कॉस्ट शीट की जरूरत पड़ती है? सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि पिछले साल में कितना खर्चा हुआ, इस साल में कितना खर्चा हुआ, और उसके बेस पे हम क्या ले सकते हैं? डिसीजन। कंपोनेंट क्या क्या है? तो एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री के खर्चे, उसमें हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस करते हैं और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करते हैं। तो सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस माइनस डब्ल्यूआईपी एडजस्टमेंट, तो हमें मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो फैक्ट्री कॉस्ट आई उसमें कौन से खर्चे ऐड कर देते हैं हम? एडमिन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली, वो सारे खर्चे हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? सेलिंग प्राइस। फॉर्मेट में आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन भी कई बार पूछा जाता है। और डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें मिलेगा कंजम्पशन। फिर इसमें लेबर और एक्सपेंस प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सीओपी, सीओजीएस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां तक सारे खर्चे आप किस पे कैलकुलेट करोगे? प्रोडक्शन पे। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी वैल्यूएशन भी सीओपी पे ही होती है। और यहां से सारी चीजें किससे डिवाइड होती है? सेल से। ठीक है, तो कई बार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा लिखा होता है पर यूनिट 2 रुपीज, तो प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे मल्टीप्लाई करने का? सेल से।
चलो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी इसमें मैंने बताया है। डायरेक्ट, जो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। इनडायरेक्ट, नॉट ट्रेसेबल। डायरेक्ट में कौन कौन आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में फैक्ट्री, तो जिसमें पावर, फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, ये ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए एटसेट्रा। ऑफिस के अंदर एडमिन सैलरी, ऑफिस रेंट। सेलिंग ओवरहेड में एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग, सेल्समैन सैलरी। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेयर हाउस, डिलीवरी वैन, एक्सपेंस। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में इसको अलग तरीके से पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट को कस्टमर तक या होलसेलर तक पहुंचाने के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और नॉर्मल प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए जो खर्चा करेंगे उसको हम कहते हैं सेलिंग ओवरहेड। WIP के अंदर तो पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। COP में भी वही होता है। और एक मैंने यहाँ पे फुल न्यूमेरिकल दिया है जो आप लोग खुद सॉल्व कर देना, पर इसको कॉस्ट शीट में नहीं किया भाई। ऐसा पूछे कि बताइए प्राइम कॉस्ट कितनी, बताइए फैक्ट्री कॉस्ट कितनी, ऐसे छुट्टक क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, पूरी कॉस्ट शीट नहीं पूछी जाती। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, वो आप देख लेना। चलिए लास्ट, अगेन प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस माइनस WIP। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस COGS, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। कॉस्ट ऑफ सेल्स COGS प्लस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस डायरेक्ट का मतलब जो ट्रेसेबल, इनडायरेक्ट का मतलब ओवरहेड। और WIP के एडजस्टमेंट की वजह से हर बार फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट्स इट। इसमें पूरा आपका कॉस्टिंग आ गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हाँ, वो छुटक मुटक जो डेफिनेशन है वो अपने प्रीवियस में ऑलरेडी कवर कर दी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपने रखते हैं, और नेक्स्ट अपने कंसाइनमेंट का जो है क्रक्स अपने चालू करेंगे।